तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम की थ्योरी का पार्ट 5 है, ये पार्ट 1, 2, 3, 4 अवेलेबल है, वो देख लेना। और जो पार्ट 1 में हमने न्यूमेरिकल करा था उसमें हमने देखा था कि जीडीपीएमपी कैसे निकालते हैं। तो अब इस पार्ट में हम जीडीपीएमपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी वेलफेयर का क्या रिलेशन है, और हमारा जो नेशनल इनकम होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है, इसमें क्या रिलेशन है, इन्हीं सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपीएमपी। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जीडीपीएमपी। इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने फर्स्ट वर्ड में बता दी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, इसका मतलब क्या है, यानी अर्थव्यवस्था में कितना सामान बन रहा है। मान लीजिए आपका घर एक अर्थव्यवस्था है, तो आपके घर में जितने यूनिट्स प्रोडक्शन होते हैं वही आपके घर की इकोनॉमी का क्या है, जीडीपीएमपी है। जैसे मान लीजिए भारत एक अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी, और इसमें जितना प्रोडक्शन हो रहा है वही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए जिस तरह से एक देश इकोनॉमी होता है, जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है, अमेरिका है, बाकी सब हैं, उसी तरह स्टेट लेवल की भी इकोनॉमी होती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, ये भी इकोनॉमी होती हैं। इनका जितना प्रोडक्शन होता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ कोई छोटा जो गांव है, विलेज की भी इकोनॉमी होती है। एक छोटा सा विलेज है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, एक फर्स्ट चैप्टर था तो पालमपुर ऐसे करके, तो उसमें जो विलेज की भी एक इकोनॉमी होती है। तो उस विलेज में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए आप एक आइलैंड पर रह रहे हैं, वहाँ पर केवल 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं। वहाँ पर मान लीजिए एक बाइक बनती है, कार बनती है और राइस बनते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पर 100 कार्स बन रही है और 100 बाइक्स बन रही हैं, यानी बाइक बन रही है 100, और 100 जो है यूनिट राइस का, 100 kg जो है चावल बन रहा है, तो ये हो गया 300। यही वहाँ की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सकल घरेलू उत्पाद है। अब देखो इसी को डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है जीडीपीएमपी, इट इज़ द मार्केट वैल्यू। आपको डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल में, यहाँ तक तो लाइन सिंपल है, एक साल में एक देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी यानी एक देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं, कच्चे माल की बात नहीं हो रही, फाइनल गुड कितना बना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनका मार्केट वैल्यू। अब देखिए मान लीजिए आप एक आइलैंड पर रह रहे हैं। एक आइलैंड है, छोटा सा टापू है, और उस पर 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, कार, बाइक और चावल, राइस। ठीक है, मान लीजिए 100 यूनिट बनते हैं कार के, 100 यूनिट बनते हैं बाइक के, और 100 kg या 100 यूनिट ही मान लीजिए राइस के। अब उनका मार्केट वैल्यू, मान लीजिए इनका प्राइस भी दे रखा, मान लीजिए प्राइस दे रखा है इनका, मान लीजिए 10 रुपीज़ इन सबका प्राइस भी है। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, पहले 1000, फिर 1000 और फिर 1000, तो ये टोटल हो गया 3000। तो ये जो 3000 आया है ये क्या है, यही जीडीपीएमपी है। अब ये जीडीपीएमपी है। अब डेफिनेशन सुनो, इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू मतलब प्राइस से गुणा कर दिया तो ये मार्केट की वैल्यू है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। हिंदी में देखो डेफिनेशन थोड़ा सा, एक लेखा वर्ष यानी एक अकाउंटिंग ईयर में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित जो प्रोड्यूस हो रही है वस्तु व सेवा का बाजार मूल्य, इसमें मूल्यह्रास भी शामिल है, क्योंकि देखो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है जो हमारे प्रोडक्शन में टूट फूट आती है, तो इतना ज़्यादा टेक्निकल घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। तो इंग्लिश में भी लिख देंगे इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, हिंदी में लिख देंगे मूल्यह्रास भी शामिल है। देखो बेसिकली एक आध नंबर की इसकी डेफिनेशन आती है, लेकिन आपको पता लग गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। एक देश में एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा का बाजार मूल्य को बोलते हैं जीडीपीएमपी। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन अकाउंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब एक बार और देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। मान लीजिए मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन तो अलग है, लेकिन फिलहाल जीडीपीएमपी यानी एक देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा देश है ये, इसमें कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, यही होता है जीडीपीएमपी। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। ठीक है, लिखते हैं इसे। तो देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसे बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी और इसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। ठीक है,
अब देखिए इसे टेबल के द्वारा समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जब हम जीडीपी को आज के प्राइस पे, करंट प्राइसेस पे निकालें, ठीक है। और रियल जीडीपी में क्या होता है, जब हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइसेस पे निकालें, बेस ईयर के प्राइस पे, ठीक है। ऐसा क्या मतलब है इसका, ऐसा समझेंगे। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है जिसमें तीन ही प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, बी और सी। और इनका प्रोडक्शन जो हुआ है यानी आउटपुट मतलब क्यू, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो मान प्रोडक्शन हो रहा है ए प्रोडक्ट का भी, एक का हो रहा है 100, इसका हो रहा है 50 और इसका मान लीजिए 150, ठीक। अब मान लीजिए 2020-21 में जो प्राइस चल रहे हैं, 2020 में जो प्राइस चल रहे हैं वो ए प्रोडक्ट के मान लीजिए चल रहे हैं 15, ठीक, 15, 10 और इसके भी 15। तो जब हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1500, 500, ये आएगा 2250। जब इसका टोटल करेंगे तो ये कुछ आएगा 5250, ठीक। अब देखिए ये हमने करंट प्राइसेस पे निकाला है। मान लीजिए प्राइस जो हम लेते हैं बेस ईयर प्राइस, मान लीजिए हमने 2015 का प्राइस ले रखा है, ठीक है। 2015 में जो प्राइस थे वो मान लीजिए इसके थे 10, इसके थे 5 और इसके भी थे 10, ठीक है। अब मान लीजिए अब जो हम वैल्यू निकालेंगे एक बार देखो तो ये कितनी आएगी 1000, ये कितनी आएगी 250 और ये कितनी आएगी 1500। इसका ऐड करेंगे तो कितना, तो इसका ऐड करने के पर आ रहा है 2750। तो देखो हम अगर जब ये प्रोडक्शन हमारा सेम है, अगर हम 2015 से लेके अब तक का देखें कि क्या हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है कि घटा है, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे को जीडीपी ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। इसे एक और एग्जांपल से समझ। तो देखो इस टेबल में ध्यान से देखो, और जो पहले बताया था वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, इसको ध्यान से देखो। देखो 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ए, बी, सी, और 2015 में जो क्वांटिटी थी प्रोडक्ट्स की वो ये 100 थी, 200 और 100। 2020 में आके ये 100 हो गई, ये 100 ही रही क्वांटिटी, इसकी भी 200 और इसकी भी 100। अब आते हैं प्राइजेस पर। 2015 में जो प्राइजेस थे इसके 10 थे, इसके 20 और इसके 10, और 2020 में बढ़कर हो गए प्राइस 20, 40, 20। अब देखो नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है हम जब जीडीपी को करंट प्राइसेस पे निकालें। करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं मार्केट में इस वक्त 2020 में ये, तो हम 100 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000, यहाँ लिखेंगे 2000। ये 204 कितना आएगा 8000, इसे करेंगे तो 2000, यानी हमारी करंट प्राइसेस पे जो नॉमिनल जीडीपी वो आई है 12,000, ठीक है। जबकि अगर हम इसको बेस ईयर प्राइस पे, मतलब अगर हमारा बेस प्राइस 2015 का था, बेस ईयर का प्राइस हमारा 10, 20, 10, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 का 1000, इसका कितना आएगा 2000, इसका कितना आएगा 1000। तो अब इसको हम टोटल करते हैं तो आएगा 4000। तो आपने एक बात नोट की कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो आ रही है ज़्यादा, और जो रियल जीडीपी है तो वो आ रही है कम, जबकि क्वांटिटी सेम है। तो अब हमें क्या पता लग रहा है इससे कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जीडीपी कैसे है, एट करेंट प्राइजेस, जो आज के प्राइजेस चल रहे हैं जो कि बढ़ गए हैं, ठीक है। और जो ये है रियल जीडीपी, ये जीडीपी है एट बेस प्राइजेस, जो बेस ईयर के प्राइस है ना उस पर। तो देखो अब आपको इससे क्या पता लगा कि इधर जो क्वांटिटी थी 2020 में वो हमारी 2015 से लेके बढ़ी नहीं बढ़ी है, फिर भी हमारी जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ी हुई दिख रही है ना। ऐसा क्यों? अगर हम 2015 की जीडीपी 2015 के प्राइस पे 2015 की जीडीपी आएगी हमारी 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 100 को इस 2015 के प्राइस से, तो ये आएगी हमारी लगभग ये, तो 2 दूनी 4, अच्छा ये 6000 आना था, थोड़ा एरर था इसमें, ये भी आएगी आपकी 6000, ठीक है। अब इससे हमें पता क्या लग रहा है कि 2015 में जो जीडीपी 6000 थी वही रियल जीडीपी
20 में भी है ये, लेकिन 2020 की नॉमिनल जीडीपी क्यों बढ़ी हुई दिख रही है? क्योंकि 2020 में प्राइस बढ़ चुके हैं, प्राइस 2 गुना हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है 2015 से कितनी बढ़ी हुई दिख रही है? डबल हुई दिख रही है। तो देखो इसमें पहला डिफरेंस तो ये मिल गया कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइसेस पे निकाली जाती है और रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस पे निकाली जाती है। दूसरा, इनकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एस्टिमेटेड यूजिंग करेंट ईयर प्राइजेस, इसमें लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड जो है बेस ईयर प्राइजेस। डेफिनेशन देखो, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory during an accounting year estimated at current year prices। तो देखो इसमें डेफिनेशन वही है, बस क्या कर दिया हमने, एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइजेस। देखो सेम डेफिनेशन बने, बस यहाँ पर करंट ईयर प्राइजेस की जगह क्या लिखेंगे, बेस ईयर प्राइजेस। ठीक है, बेस ईयर प्राइस। तो देखो दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से देख सकते हो आप। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट करेंट ईयर प्राइजेस, और इसमें लिख दिया है हमने एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइजेस। ठीक है, हिंदी में डेफिनेशन देखो, यह एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य जिन्हें चालू कीमतों पर मापा जाता है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, सेम लिखी जाएगी, बस इसको मापा जाएगा किस पर, यहाँ से चालू हटा देंगे, आधार वर्ष कीमतों पर मापा जाता है इन्हें। और देखो इसमें प्राइजेस क्या रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट। इसमें प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हिंदी में प्राइस, इसमें कीमत स्थिर रहती है, और इसमें प्राइसेस डू नॉट रिमेन। तो देखो इसमें प्राइसेस जो है कांस्टेंट यानी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि करंट ईयर प्राइसेस तो बढ़ते रहते हैं, जबकि इसका बेस ईयर के जो प्राइसेस हैं वो तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि नॉमिनल जीडीपी जो है और रियल जीडीपी जो है, देखो रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा, यानी देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी हमारी होगी, ओनली तभी बढ़ेगा हमारा रियल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी तब भी बढ़ सकता है विदाउट इंक्रीजिंग आउटपुट, मतलब अगर हमारा आउटपुट ना भी बढ़े तब भी हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है। कैसे? क्योंकि प्राइसेस अगर प्राइसेस बढ़ें तो नॉमिनल जीडीपी फिर भी बढ़ जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट। तो ये हमें क्या शो करेगा, देखो नॉमिनल जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी, हमें लगेगा कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, हमारे देश की तो इनकम बढ़ रही है, लेकिन वो एक केवल मनी इल्यूजन होगा, मनी इल्यूजन। इसमें मनी इल्यूजन आता है, इसमें मनी इल्यूजन नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कि इसके बढ़ने से, नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, बट अगर रियल जीडीपी बढ़ता है किसी देश का तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, क्योंकि रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ता है तभी बढ़ता है जब उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उस देश में ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी, उस देश में ज़्यादा खुशहाली होगी, क्योंकि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, ज़्यादा इनकम, सभी को सब कुछ ज़्यादा मिलेगा। एक और पॉइंट है आखिरी इसमें कि ये वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर है, नहीं है, ये वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है, जबकि ये वेलफेयर का इंडिकेटर है। हिंदी वालों के लिए ये सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है और ये सामाजिक कल्याण का सूचक है, यानी रियल जीडीपी से बढ़ने से या घटने से आप पता लगा सकते हो कि वेलफेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में आपको ऐसा नहीं पता लगेगा। अब देखते हैं कि रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी पे कैसे पहुंचना है। उसका एक फॉर्मूला होता है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। तो देखो इसका एक फॉर्मूला, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू, तो ये है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कितनी महंगाई चल रही है, कितना % की महंगाई चल रही है, मतलब
100% चल रही है, यानी पिछले साल की तुलना में 100 रुपये की वृद्धि चल रही है इस साल। तो अभी देखते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, दे रखा है 400 और प्राइस इंडेक्स दे रखा है 200। अब देखो मतलब यह है कि नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस पे जो जीडीपी निकाली वो 400 आ रही है और जो महंगाई चल रही है वो 200 चल रही है, यानी 200 यानी दुगनी चल रही है रेट। तो अब वो बोल रहा है कि रियल जीडीपी निकालो, तो इसका फॉर्मूला वही है हमारे पास, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी कितनी है 400 और प्राइस कितना है, प्राइस इंडेक्स 200, यहाँ 100 लगा दिया तो ये हमारा 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, तो हमारा आ गया कितना, तो रियल जीडीपी हमारा कितना आएगा 200। तो इससे हमें पता लगा कि हमारा जो रियल जीडीपी है वो तो 200 है, जबकि नॉमिनल यानी करंट प्राइसेस पे जीडीपी कितना आ रहा था 400। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, अब की बार नॉमिनल जीडीपी भी दिया हुआ है मान लीजिए 200 और रियल जीडीपी दे रखा है आपको 300 और बोला है कि प्राइस इंडेक्स निकालो। तो प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, फॉर्मूला ये है, अगर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो इसे इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाए। अब वैल्यू पुट कर, एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिया है हमने, ये 300 होगा मान लीजिए और ये 200। ठीक है, अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी 300 और रियल जीडीपी 200, प्राइस है 100 लगता है इस फॉर्मूले में, इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, ये 3 पंजे 15, यानी हमारा जो प्राइस इंडेक्स आ रहा है वो आ रहा है 150। इसका मतलब 50% के प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है। 150 का मतलब अगर प्राइस इंडेक्स 150 आता है तो इसका मतलब 50% जो है ना प्राइसेस बढ़ गए हैं, और अगर ये आता है 130 तो इसका मतलब है 30% प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये आता 110 तो इसका मतलब 10% प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये है। ठीक है, इस प्राइस इंडेक्स को, ये जो प्राइस इंडेक्स है ना, इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, और हिंदी में बोलेंगे कीमत सूचकांक, इसे बोलेंगे कीमत सूचकांक। ठीक है, और इसी का जीडीपी डिफ्लेटर का नाम है दूसरा जीडीपी अपस्फायक। ठीक है, जीडीपी अपस्फायक। ठीक है, ये प्राइस इंडेक्स और ये जीडीपी एक ही चीज़ है। ठीक है, जीडीपी। और अब एक क्वेश्चन आपके उसके लिए कमेंट के लिए, मान लीजिए आपको दे रखा है नॉमिनल जीडीपी 500 और रियल जीडीपी 100, तो बताइए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा या प्राइस इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, ये दोनों बताइए, इन दोनों मतलब एक ही चीज़ है, ये क्या होगा कमेंट में। एक और क्वेश्चन, नॉमिनल जीडीपी 2 और प्राइस इंडेक्स दे रखा है आपको मान लीजिए 400, तो बताइए रियल जीडीपी क्या होगी, ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। लेकिन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइस इंडेक्स जो होता है ना वो बताता है कि कीमतों में पिछले साल की तुलना में या पिछले कंपैरिजन की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। अगर ये 150 होता है तो इसका मतलब 50% का इंक्रीज़ हुआ है। अगर ये 200 दिखाता है तो इसका मतलब 100% का इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये 100 से लेते ना, 100 से 150 तो कितना 50%। अगर मान लो 300 आ रहा है आपका प्राइस इंडेक्स, तो इसका मतलब 200% की इंक्रीज़ हुआ है प्राइजेज़ में। प्राइस जो लेवल है ना, प्राइस का लेवल वो इतना बढ़ गया है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये दिखा रहा है 103 प्राइस इंडेक्स आपको, तो इसका मतलब है कि जो 3% है प्राइस की इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीडीपी और वेलफेयर। जीडीपी का मतलब क्या, वेलफेयर होता है ये। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या रियल जीडीपी का बढ़ने का मतलब है वेलफेयर होता है। देखो जीडीपी का मतलब है रियल जीडीपी जब बढ़ती है, अगर रियल जीडीपी जो है बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ता है तो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, लोगों के लिए ना ज़्यादा
लोगों के लिए अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा हो जाएगी, तो यानी तो वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है नो। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑलवेज जीडीपी बढ़ने का मतलब है, रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो, अब देखो मान लो जीडीपी, तो इसका मतलब तो यही है कि वेलफेयर बढ़ना चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए। इस जीडीपी के बढ़ने से देश में मान लो इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना। मान लो रिच के पास सब कुछ जा रहा है और पुअर पुअर होता जा रहा है, यानी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उसका फ़ायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। तो क्या जीडीपी से वेलफेयर आएगा सोसाइटी में? नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है, मान लो जीडीपी में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी बन रही है? मान लो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है जो केवल रिच के लिए है, तो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रिच पीपल, केवल रिच लोगों के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, विलासिता वाली जो लग्जरी गुड्स बन रही है ना, लग्जरी गुड्स बन रही हैं, तो क्या इसका फ़ायदा पुअर को मिलेगा या वेलफेयर सोसाइटी का बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना, वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि हम जीडीपी को एक वेलफेयर का इंडिकेटर इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शन, ऑल नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो इसमें आती ही नहीं है। जो इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मान लो जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो देश में नॉन मॉनेटरी मतलब बिना पैसों के हो रही है, लेन देन, बहुत सारे लेन देन बिना पैसों के होते हैं। आज भी लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर, तो वो इसमें रिकॉर्ड होते नहीं है जीडीपी में। तो आप कैसे कह सकते हो कि जीडीपी का बढ़ना या जीडीपी जो है वो वेलफेयर का इंडिकेटर है या सूचक है? नहीं हो सकता जब तक कि वो सभी ट्रांजैक्शन जो है हमारे देश में मॉनेटरी रूप में ना हो और सबका रिकॉर्ड ना हो। अब हम जानते हैं कि जीडीपी में सारे रिकॉर्ड्स नहीं हो रहे, सभी जो पूरे देश में उत्पादन हो रहा है वो रिकॉर्ड इसमें नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीडीपी में जो है ना वो बाह्यताओं को कंसिडर नहीं करता, जो बाह्यताओं है ना उनको कंसिडर नहीं करता, इसको ऐसे करता। ये है एक्सटर्नैलिटीज़, बाह्यताएँ। बाह्यताएँ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नेगेटिव इम्पैक्ट। मान लो जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा कोयला वोयला फूंक दिया, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं है ना निकल के पर्यावरण को नुकसान हुआ, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस सब तरह की हुई। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। हमारे कुछ काम करने से जो एक्सटर्नल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या पॉजिटिव, हम फिलहाल बात कर रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो ये होता है ऋणात्मक बाह्यता, यानी ऋणात्मक प्रभाव जो हमारे किसी कार्य करने की वजह से होते हैं। तो हमारी जो जीडीपी बढ़ी है देश की, या पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है हम लोगों को? हमारा जो पर्यावरण है वो ख़राब हो गया है और हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो क्या जीडीपी के बढ़ने से हम जीडीपी को एक अच्छा इंडिकेटर मान सकते हैं वेलफेयर का? बिल्कुल भी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा वेलफेयर तो तब बढ़ेगा जब हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे, हमारे जीडीपी भी बढ़े, हमारी इनकम भी बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े, सब कुछ हो। लेकिन जीडीपी का बढ़ने से ऐसा तो नहीं है कि हमारा देश मतलब हमारा वेलफेयर होता है, हमारे पर एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता है। तो हम कह सकते हैं, मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जीडीपी क्या एक अच्छा वेलफेयर का इंडिकेटर है, तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिकेटर अच्छे वेलफेयर का। अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो वेलफेयर प्रोवाइड कर रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उस देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो, बहुत ज़्यादा पुअर लोग हों, बहुत ज़्यादा भुखमरी हो, जैसे कि इंडिया की जीडीपी बहुत मतलब ज़्यादा मानी जाती है और देशों के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर पुअर लोग भी हैं, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी भी है, असमानता भी है, और जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो रिच के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए अपने देश में पुअर लोग ज़्यादा हैं जिनके लिए एसेंशियल गुड्स बननी चाहिए, है ना, या फिर ज़रूरत की चीज़ें बननी चाहिए, आवश्यक वाली वस्तुएं, लेकिन उसके स्थान पर रिच लोगों के लिए अगर वस्तुएं बन रही हैं तो, या लग्जरी वस्तुएं बन रही हैं, तो ये वेलफेयर तो नहीं होगा सोसाइटी का उससे, और एक्सटर्नैलिटीज़ भी होंगी नेगेटिव, तो उससे भी नहीं होगा। और गैर मौद्रिक जो लेन देन होंगे, और गैर मौद्रिक लेन देन को ये रिकॉर्ड भी नहीं करता है, ठीक है, जीडीपी।